Hello everyone, I'm Dr. Nisha Bhardwaj and welcome to PEAT Simplified. Today we are going to go over 20 high yield questions that came up in the recent NEET PG, that is 2025. In this video we will go question by question, and after each one we will discuss the concept, so you not only get this exact question right next time but every variation of the same question. So let's start with it. So the question is, an unusually tall 14-year-old boy with extremely long limbs came to the ophthalmologist with complaints of diminution of vision. On examination, there was bilateral subluxation of the lens, that is ectopia lentis. So they are asking us which of the following defect is found in this condition. So the options are COL5A2, LDRL gene, fibrillin 1 and PLOD1 gene. तो यहाँ पर हमें एक डिफेक्ट फाइंड आउट करना है फॉर द अंडरलाइन कंडीशन, जिसके लिए वी हैव बीन गिवन सम क्लूज. तो सबसे पहला क्लू इज दैट द चाइल्ड इज अनयूजुअली टॉल एंड द चाइल्ड हैज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग लिम्स. इसका मतलब बच्चा जो है, द चाइल्ड हैज़ tall stature and it is disproportionate because the limbs are very long. And the second thing is that the child has subluxation, bilateral subluxation of the lens, that is ectopia lentis. So अगर एक कोई बच्चा आता है and the child is extremely tall with ectopia lentis, the condition which comes straight to our mind is Marfan's. So we think that the child has Marfan's syndrome. एंड वी ऑल नो दैट कि मार्फन सिंड्रोम के अंदर जो अंडरलाइंग डिफेक्ट होता है दैट इज़ इन दी FPN1 gene which codes for fibrillin 1. So the answer here would be fibrillin 1, that is option C. So अब Marfan's के बारे में we will see some important things which we need to know for the next. सो मार्फन्स के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पता होना चाहिए. फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन. सो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसका मतलब फादर अफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन वुड श्योरली बी अफेक्टेड, और उसके अफेक्ट होने के यू वुड हैव 50% चांसेस. नेक्स्ट इज़ ये एक जेनेटिक म्यूटेशन इन योर FPN1 जीन की वजह से होता है. तो FPN1 जीन होता कहाँ पर है? इट इज़ ऑन क्रोमोसोम 15 और उसकी भी लॉन्ग आर्म पे. सो इट इज़ ऑन द क्रोमोसोम 15Q, इट्स द एग्जैक्ट लोकेशन. और ये किसके लिए कोड करता है? इट कोड्स फॉर फिब्रिलिन प्रोटीन, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो इफ़ दिस फिब्रिलिन प्रोटीन इज़ अफेक्टेड, योर कनेक्टिव टिश्यूज़ आर गोइंग टू बी अफेक्टेड एंड दैट इज़ गोइंग टू कॉज मार्फन सिंड्रोम. तो इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टॉल स्टेचर, जिससे हम दूर से ही पहचान सकते हैं दैट दिस चाइल्ड इज़ मार्फन. सो अनयूजुअली लॉन्ग लिम्स होंगे एंड उसकी वजह से द चाइल्ड वुड बी डिसप्रपोर्शनेटली टॉल. तो इसके क्या होगा कि लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स आर गोइंग टू बी टॉलर एज कम्पेयर टू योर ट्रंक. तो इसकी वजह से जो हम अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशो लेंगे दैट वुड बी लो, बिकॉज लोअर सेगमेंट इज टेकिंग मोर स्पेस इन द ओवरऑल height of the child. Then the child has arachnodactyly. Arachnodactyly का मतलब क्या होता है? The child has long and slender. So long और slender fingers हैं इसकी, that is arachnodactyly. इसके बाद हमने पढ़ा सेकेंड जो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए दैट इज़ एक्टोपिया लेंटिस. मतलब इसको सबलक्सेशन ऑफ द लेंस है, दैट लेंस इज मतलब लेंस इज़ नॉट इन इट्स प्रॉपर प्लेस. सो ये एक्टोपिया लेंटिस है, सबलक्सेशन कैन बी सुपीरियर और इट कैन बी इन्फीरियर, बट मार्फन्स के केस में इट इज़ सुपीरियर. इन्फीरियर कहाँ पर होता है? इन्फीरियर होता है हमारा होमोसिस्टिन्यूरिया में. तो इस होमोसिस्टिनीमिया के अंदर, तो इसको याद करने के लिए वी हैव अ निमोनिक दैट इज़ HIMS, दैट इज़ हिमालयन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस. तो H is for homocystinuria, I is for inferior subluxation of the lens. So this is for homocystinuria and M for Marfan's and S is for superior subluxation of the lens. So इस तरीके से you can easily remember and you will never confuse this. थर्ड इंपॉर्टेंट इनका जो क्लिनिकल फीचर होता है दैट इज़ एओर्टिक रूट डायलिटेशन विच इज़ कॉमनली सीन इन अडल्ट्स. और एओर्टिक रूट डायलिटेशन के साथ साथ these adults they can also have aortic dissection which can be a late complication in the later part of the life. तो यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी थी मार्फन्स के बारे में वी हैव डिस्कस्ड. सो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ a 6-year-old boy is brought to the emergency department with complaints of fever and seizure. What is the most appropriate immediate treatment for control of seizures in this child? तो जब भी हमारे पास कोई भी बच्चा अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सीजिंग आ रहा है फ्रॉम होम ओनली, सो ये हम क्लासीफाई कर सकते हैं दैट दिस इज़ समथिंग कॉल्ड एज स्टेटस. तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर अगर हम बात करते हैं, सो द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? that is a benzodiazepine. So benzodiazepine is the first line of treatment for a child who is brought to you seizing.
सो इन सब में से जो हमारा बेंजोडाइजेपिन है दैट इज़ डाइजेपैम, फॉस्फेनेटोइन, वैल्प्रोएट और इथोसेक्सिमाइड में से क्या बेंजोडाइजेपिन है, दैट इज़ डाइजेपैम. तो योर आंसर इज़ गोइंग टू बी डाइजेपैम. फर्स्ट लाइन, ये तो एक फेब्राइल सीजर था, द चाइल्ड हैज़ फीवर एंड द चाइल्ड हैज़ सीजर एंड द चाइल्ड इज़ 6 year old. लेकिन अगर कोई और सीजर भी आता है उसके अंदर भी द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज़ गोइंग टू बी अबॉटिंग द सीजर यूजिंग अ बेंजोडाइजेपिन. सो बेंजोडाइजेपिन इज़ द फर्स्ट लाइन फॉर सीजर कंट्रोल वेन एवर द चाइल्ड इज़ ब्रॉट टू यू इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट. तो सीजर कंट्रोल से रिलेटेड व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो अभी हमें क्या पढ़ना है, दैट फेब्राइल सीजर और फॉर दैट मैटर एनी स्टेटस एपिलेप्टिकस. इसके लिए द फर्स्ट लाइन एडी क्या है. सो फर्स्ट लाइन हमारी बेंजोडाइजेपिन्स आर टू बी प्रेफर्ड. दे कैन बी गिवन ईदर आईवी दे सकते हो, और अदर रूट्स क्या अवेलेबल हैं, पर रेक्टल दे सकते हो, या फिर इंट्रानेजल दे सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, आईएम भी दे सकते हो. तो आईएम या आईवी तो हम कॉमनली हमारे इमरजेंसी रूम्स के अंदर देते हैं, है ना, या वार्ड्स में देते हैं. बट पर रेक्टल या इंट्रानेजल ये ऐसे रूट्स हैं जो हम घर पे भी पेशेंट्स को समझा सकते हैं. सो पर रेक्टल वी हैव डाइजेपैम. तो डाइजेपैम हम दे सकते हैं पर रेक्टल. इसके अलावा हमारा इंट्रानेजल जो है मिडाजोलैम स्प्रेज अवेलेबल है. तो इंट्रानेजल मिडाजोलैम स्प्रेज कॉमनली हम प्रिस्क्राइब करते हैं इन आर ओपीडीज. कोई भी एक ऐसा सीजर डिसऑर्डर का बच्चा है जिसको हम होम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं उन्हें. अगर फर्स्ट लाइन एंटी एपिलेप्टिक या एडी से भी योर सीजर इज नॉट अबॉटेड, यू मूव ऑन टू सेकेंड लाइन एंटी एपिलेप्टिक्स विच कैन ईदर बी फेनेटोइन और वैल्प्रोएट और लेवेटिरासेटैम बेस्ड ऑन योर लोकल इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी और योर पेशेंट प्रोफाइल और द अवेलेबिलिटी ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक. सो यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज. फिर द कॉमनली आस्क्ड एमसीक्यूज रिगार्डिंग फर्स्ट लाइन एडी क्या क्या होता है. जैसे नियोनेट्स में वी प्रेफर फिनोबार्बिटॉन. इन्फेंटाइल स्पैजम्स के लिए वी प्रेफर ACTH. अगर यही इन्फेंटाइल स्पैजम इज एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस वी यूज़ विगाबैट्रिन. एंड इफ द चाइल्ड हैज़ एब्सेंट सीजर्स वी यूज़ इथोसेक्सिमाइड. तो ये हमारा कॉमनली आस्क्ड एमसीक्यूज है रिगार्डिंग द फर्स्ट लाइन AEDs फॉर डिफरेंट सीजर टाइप्स. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कॉमनली बच्चे भूल जाते हैं दैट इज़ टू अवॉइड सोडियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक फेनेटोइन इन ड्रावे syndrome which has SCN1A mutation which is in the sodium channel only. That's why we have to avoid sodium channel blockers in children with Dravet syndrome. और अगर you do not know whether the child has Dravet syndrome, it is said that febrile seizures के जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर if you are prescribing any anti-epileptic drug, whether the child has recurrent febrile seizure or it is complex, तो उसमें भी you have to avoid sodium channel blockers like phenytoin. So this is all about febrile seizures and the choice of anti-epileptics. Let's move on to next question, that is a mother is feeding her 7-month-old newborn baby थिक होममेड सीरियल एज सप्लीमेंट्री फीड्स ऑन टॉप ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. सो यहाँ पे हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फीड की बात हो रही है. कॉम्प्लीमेंट्री फीड से रिलेटेड दे हैव आस्क्ड व्हाट इज़ द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीड्स most appropriate for this baby in a period of 24 hours based on the infant and young child feeding guidelines. So directly ये एक fact based question है from your IYCF guidelines and they are asking कि 7-month-old child जो है उसको सब complementary feeding के form में how much feed and what is the frequency ये हमारा होना चाहिए. So options सब में है half to 1 कटोरी. So this is same for all. अब हमें यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आंसर डिसाइड करना है. 4 times a day, 5 times a day, 6 times a day और 3 times a day. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज हाफ टू 1 कटोरी 3 times a day. सो अब आगे हम IYCF गाइडलाइन से ही पढ़ते हैं दैट वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर. अब हम देखते हैं दैट IYCF प्रैक्टिस कहती क्या है. सो IYCF इट स्टैंड्स फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस और गाइडलाइंस. सो IYCF कहती है कि हमारा मिनिमम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो ड्यूरेशन होना चाहिए इट शुड बी 6 months और 180 days. उसके बाद completion of 6 months के बाद इट इज़ सेइंग दैट यू नीड टू इंट्रोड्यूस ऑप्टिमल कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स और वो जो प्रेफर्ड है कि वो एनर्जी डेंस और होममेड फूड से होना चाहिए. और ये बोलता है दैट ब्रेस्ट फीडिंग इट कैन बी कंटिन्यूड टिल मिनिमम ऑफ 2 years और इट कैन बी कंटिन्यूड बियॉन्ड एज वेल. बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट दिस ब्रेस्ट फीडिंग विद ample amount of food which is energy dense and homemade. इसके अलावा मदर शुड कम्युनिकेट एंड लुक इन टू द आइज, टच एंड कैरेस द बेबी वाइल फीडिंग. इसकी वजह से द चाइल्ड एंड मदर दे बॉन्ड
they communicate with each other, and you have to practice responsive feeding. Whenever you see that the child is hungry, the child has hunger cues, then only you feed the child. That is responsive feeding. And growth monitoring के लिए IYCF भी कहता है that you have to use WHO growth charts only. अब यहाँ पे हम टेबल के थ्रू देख लेते हैं that what IYCF guidelines has to say what is the frequency and the amount of complementary feed you start with. So 6 to 8 months में, 9 to 11 months और 12 to 23 months, 3 groups में they have divided. So 6 to 8 months के लिए वो बोलते हैं कि हम well mashed और थिक कंसिस्टेंसी के फूड यूज़ कर रहे हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ 2 to 3 meals पर डे प्लस ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है. एंड यू स्टार्ट विथ 2 to 3 टेबल स्पूनफुल्स एंड यू ग्रेजुअली बिल्ड अप जैसा बेस्ड ऑन द एपेटाइट बच्चा ले रहा है. देन 9 to 11 months में अब यहाँ पे हम फाइनली चॉप्ड और मैश्ड फूड्स के साथ साथ वो फूड यूज़ करें दैट द बेबी कैन पिक अप, बिकॉज यहाँ पर अब उसका इमेच्योर पिंसल ग्रास्प आ गया एंड द बेबी इज़ गोइंग टू ट्राई टू पिक अप थिंग्स. अब यहाँ पे 3 to 4 meals we have increased the frequency obviously because the child has grown. So 3 to 4 meals plus breastfeeding, and if the child has appetite we can offer 1 to 2 snacks in between as well. अब यहाँ पे जो average amount of meal है, volume है, it has increased to half of a 250 ml cup or bowl. अब अगर बच्चा 12 to 23 months है, मतलब कि 1 to 2 year का बच्चा है, तो हम उसको फैमिली फूड्स वट एवर यू आर हैविंग और चॉप्ड और मैश्ड फूड्स अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो दे रहे हैं. And the frequency is 3 to 4 meals, but you also depending on the appetite add 1 to 2 snacks. But इस meal की जो volume है that has been increased to 3 to 3/4 of the cup of a 250 ml bowl. तो यहाँ पे हमने बोला कि 6 to 8 months का एज ग्रुप है तो हमें 2 to 3 times फीड करना है. 9 to 11 months का ग्रुप है तो हमें 3 to 4 times फीड करना है. 12 to 23 एज मंथ्स का ग्रुप है तो हमें 3 to 4 times करना है. बट द वॉल्यूम हैज़ बीन इंक्रीज टू 3/4 ऑफ अ 250 ml कप, जहाँ पे पहले इट वॉज जस्ट हाफ ऑफ अ 250 ml कप. ठीक है. सो दिस इज़ द IYCF गाइडलाइंस जो हमने इस बार पूछी गई थी. सो यू हैव टू बी वेल वर्स बिकॉज ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यू हैव टू लर्न दीज. So the next question is, a newborn presents with deformity in all 4 limbs and there was no index finger in right hand. What is the likely diagnosis? You have been provided these pictures for reference and the options given are A. amniotic band syndrome, B. CTEV, C. cerebral palsy and D. arthrogryposis multiplex congenita. तो यहाँ पर इन इमेजेस को देख के यू कैन सी दैट ये लॉस ऑफ फिंगर्स है. यहाँ पे इजीली हमें कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है. यहाँ पे यू हैव अ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे यू हैव अ लॉस ऑफ फिंगर्स और यहाँ पर यू हैव इडीमा ऑल्सो. तो ये सब देख के व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस इज एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम. तो व्हाट इज़ एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम? सो एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम में यू हैव द चाइल्ड इन द एमनियोटिक फ्लूइड, वो फ्लोट कर रहा है यहाँ पे, है ना. एंड फ्रॉम द एमनियोटिक मेम्ब्रेन यू हैव दीज fibrous strands coming into the amniotic fluid. These bands they are going to encircle the limbs और उसकी वजह से you can have constrictions. अब ये इतनी tight constrictions हो जाती हैं that they lead to ischemia. So इसकी वजह से you get limb and digital amputation. Also इसकी constriction, tight constriction की वजह से also you get distal edema. तो this is amniotic band syndrome. बाकी जो options हैं what they look like ये हम अगली images में देखते हैं. सो यू हैव सेरिब्रल पॉल्सी हियर. सेरिब्रल पॉल्सी क्या होता है? इट्स अ मोटर एंड मूवमेंट का डिसऑर्डर जो यूजुअली एक इंसल्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिफोर बर्थ और जस्ट आफ्टर बर्थ होने की वजह से होता है. अब इसके अंदर यू हैव प्रॉब्लम विद मोटिलिटी एंड मूवमेंट. यहाँ पर कॉमनली वी सी सिजरिंग और अडक्टर स्पाज्म, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है दैट दिस इज सिजरिंग. सो दिस मे बी यू कैन confuse it with the amniotic band syndrome, but यहाँ पर कोई भी limb या loss या कोई constriction हमें नहीं दिख रही है. That's why it is not amniotic band syndrome and this is cerebral palsy. CTEV that is congenital talipes equinovarus. इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर you have the deformity at the foot. तो it can be bilateral also, it can be unilateral also. और यहाँ पर you have equinus deformity, you have varus deformity of the foot. सिर्फ foot की deformity होगी, बाकी areas would be normal. और कोई ऐसे constriction या loss of digits या limbs हमें नहीं दिखेगा. So this is how you can differentiate it from your amniotic band syndrome. The third option was arthrogryposis multiplex congenita. This is a complex or a syndrome जिसमें you have different areas of the body के अंदर spasticity and contractures. यहाँ पे
कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, जैसे यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कोई लॉस ऑफ लिम्ब या फिर कंस्ट्रक्शन हमें नहीं दिखेगा. एंड दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट ऑल दीज कंडीशंस फ्रॉम योर amniotic band syndrome. So let's move on to the next question, that is question 5. Here you have a primary gravida mother who was diagnosed as HIV positive in 34 weeks of gestation. ART was initiated. A viral load of 1200 copies per ml was detected. The baby was delivered with a weight of 2.5 kg at term through vaginal delivery, and the baby was healthy. So what is your next step in the management if the mother has decided to breastfeed the child? तो यहाँ पर you have been given that the mother was positive, HIV positive at 34 weeks of gestation. ART was initiated, but it was initiated before the birth of the child. You have been given कि viral load जो है it was 1200 copies per ml. And the baby is born healthy, but the child is HIV exposed, है ना. So how do you manage an HIV exposed child, ये हमें पता होना चाहिए. And they are asking the mother is going to breastfeed the child, how are you going to provide prophylaxis. अब इस क्वेश्चन या स्टेम में हमें जो 1200 कॉपीज दिए गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दैट दीज कॉपीज आर मोर देन 1000 एंड 1000 इज़ द कट ऑफ फॉर योर हाई रिस्क. तो अगर कभी भी एक HIV एक्सपोज्ड इन्फेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, तो वहाँ पर यू हैव टू स्टार्ट विद डुअल एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, दैट इज़ नेवेरापिन प्लस जिडोविडीन. एंड बेस्ड ऑन दी feeding method you decide the duration, whether it is going to be 6 weeks or it is going to be 12 weeks. अगर बच्चा जो है ब्रेस्ट फेड है तो 12 वीक्स देना है, एंड इफ़ द चाइल्ड इज़ टेकिंग टॉप फीड ओनली तो हम उसको 6 वीक्स के लिए देंगे. तो अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें यू हैव सिंगल डोज नेवेरापिन, तो ये तो हट गया बिकॉज यू हैव टू गिव डुअल एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. तो यहाँ पे यू आर गिविंग नेवेरापिन प्रोफाइलेक्सिस, ये भी आउट हो जाएगा. Syrup nevirapine plus zidovudine for 12 weeks with exclusive breastfeeding, that is going to be the correct answer. Then you have breastfeeding and formula feeds together with no prophylaxis. Obviously this is wrong, you have to provide prophylaxis to a HIV exposed infant. So अब हम पढ़ते हैं that how do you provide prophylaxis, what is high risk and what is low. So let's see how do we decide whether the child is low risk or a high risk infant. So प्लाज्मा वायरल लोड का असेसमेंट का जो हमारा टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज़ 32 to 36 weeks. इट इज़ दी आइडियल टाइम जो हमें बताया जाता है दैट यू हैव टू असेस दी वायरल लोड एट दिस टाइम, एंड डिपेंडिंग ऑन द वायरल लोड एंड दी मदर्स स्टेटस यू डिसाइड वेदर लो रिस्क है या हाई रिस्क है. तो लो रिस्क के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है, लो रिस्क तभी होगा जब उसका वायरल लोड जो है वो इनफ सप्रेस्ड होगा, दैट इज़ प्लाज्मा वायरल लोड इज़ लेस देन 1000 कॉपीज़ पर ml एंड इट इज़ असेस्ड एनी टाइम आफ्टर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. तो लो रिस्क में दो चीज़ें याद करनी हैं कि 1000 कॉपीज़ से हमारा वायरल लोड कम होना चाहिए और ये 32 वीक्स के बाद ही देखा होना चाहिए. सो इट इज़ डन आफ्टर 32 वीक्स. तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो इसका मतलब द चाइल्ड इज़ लो रिस्क. हम उसको एक सिंगल ARV प्रोफाइलेक्सिस देंगे. इट कैन बी ईदर नेवेरापिन और जिडोविडीन एंड इट इज़ गोइंग टू बी गिवन फॉर 6 वीक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फीडिंग प्रोटोकॉल जो भी वो फॉलो करने वाले हैं. देन वी विल सी कि हाई रिस्क इन्फेंट्स क्या होते हैं. तो हाई रिस्क इन्फेंट्स तब होते हैं जब मदर को कोई ART मिली ही नहीं है या फिर मदर का वायरल लोड सप्रेस हुआ ही नहीं है, दैट इज़ योर वायरल कॉपीज़ आर मोर देन 1000, जैसा कि हमारे केस में 1200 दिया गया था. या फिर जो मदर का वायरल लोड हमने किया है इट इज़ नॉट डन आफ्टर 32 वीक्स. 32 वीक्स से या तो पहले हुआ है एंड आफ्टर 32 वीक्स यू आर नॉट नोइंग व्हाट इज़ द वायरल लोड स्टेटस. सो इफ़ द वायरल लोड इज़ नॉट सप्रेस्ड और इट इज़ अननोन ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कंसिडर कि वो हाई रिस्क है. इसके अलावा मदर्स न्यूली आइडेंटिफाइड एज HIV पॉजिटिव विद इन 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी. 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी के अंदर अंदर यू गेट टू नो कि मदर इज़ पॉजिटिव, देन ऑल्सो द चाइल्ड वुड बी हाई रिस्क. तो अगर हाई रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन यू हैव टू स्टार्ट ऑन डुअल ARV प्रोफाइलेक्सिस. डुअल ARV प्रोफाइलेक्सिस क्या है, जिडोविडीन और नेवेरापिन दोनों ही हम साथ में देते हैं. इफ़ द चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड तो हम उसको 12 वीक्स के लिए देते हैं, एंड इफ़ द चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी फॉर्मूला फेड तो हम उसको 6 वीक्स के लिए देते हैं. ठीक है. सभी HIV एक्सपोज्ड इन्फेंट्स को अलॉन्ग विद दिस एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलेक्सिस यू ऑल्सो गिव प्रोफाइलेक्सिस फॉर protection against opportunistic infections, that is your cotrimoxazole is also given as prophylaxis from 6 weeks of age. So that is after 6 weeks you start the child on cotrimoxazole at 5 mg per kg per day. तो ये एक प्रोटोकॉल है how you deal with a child who is
HIV एक्सपोज्ड, HIV एक्सपोज इन्फेंट को कैसे डील करना है, दिस इज़ हाउ यू डिसाइड कि वो सिंगल ARV देना है, ड्यूअल देना है, एंड हाउ टू ऐड कोट्रामोक्साजोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ कॉमनली आस्क्ड, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ अ कॉमन कंसेप्ट, नो मगिंग रिक्वायर्ड हियर, तो ये याद करना ज़रूरी। सो अगला क्वेश्चन इज अ न्यूनेट वॉज स्क्रीन एंड वॉज फाउंड टू हैव कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे हमें डायग्नोसिस तो दिया गया है कि बच्चे को कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। T3 and T4 levels were decreased and there was no radio or tracer uptake. कोई भी रेडियो ट्रेसर अपटेक नहीं है, बट द थायरॉयड ग्लैंड वॉज नॉर्मल ऑन USG। तो यहाँ पर लाइकली कॉज क्या है वो पूछ रहे हैं। सो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ये तो इट इज़ श्योर कि ये है, बट इसका कॉज क्या है उसके लिए दे हैव फर्दर इवेल्युएटेड द चाइल्ड और उसमें वी हैव टू सी कि क्या कॉज है। इसने ये बताया दैट द चाइल्ड हैज़ नो रेडियो ट्रेसर अपटेक, है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जो एक्टिविटी है ग्लैंड की वो नहीं है, बट थायरॉयड ग्लैंड नॉर्मली यू आर ऑब्जर्विंग ऑन द USG। तो इसके क्या कॉज हो सकते हैं? अगर हम डिसहार्मोनोजेनेसिस की बात करें तो इसमें रेडियो ट्रेसर अपटेक ज़्यादा होगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम थायरॉयड एजेनेसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर ना तो रेडियो ट्रेसर अपटेक होगा और ना ही हमें थायरॉयड ग्लैंड दिएगा, तो ये भी नहीं है। बट डिफेक्ट इन आयोडीन ट्रांसपोर्ट, दिस कैन बी देयर, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, रेडियो एक्टिव ट्रेसर अपटेक नहीं होगा और थायरॉयड ग्लैंड भी तुम्हें दिखाई देगा। आयोडीन डेफिशिएंसी के अंदर योर ग्लैंड वुड बी एनलार्ज्ड, है ना। तो इससे यू कैन ईजिली गेट टू नो कि व्हाट इज़ द आंसर। तो अब हम अगर देखते हैं कि कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसका रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं फॉर द कॉज, वो हम कैसे देखते हैं। So while discussing the radiological evaluation of congenital hypothyroidism, we have two important investigations with us. One of them is thyroid scan, also termed as technetium 99 scan, because we have technetium 99 availability in India, and the other one is your USG for thyroid gland. And based on the results of these two investigations, we can easily differentiate among different causes for congenital hypothyroidism. So whenever you are doing this thyroid scan, you have technetium 99 which you are going to give to the patient, and you will see कि थायरॉयड ग्लैंड कितना अपटेक कर रहा है, वेदर इट इज़ एन एक्टोपिक अपटेक, मतलब नॉर्मल साइट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के अलावा यू आर सीइंग अपटेक एट एन अल्टरनेटिव साइट, or you are seeing no uptake at all, or you are seeing increased uptake, and based on this you have different differentials. So जब भी ectopic uptake है, मतलब normal site के अलावा कहीं और आपको uptake दिख रहा है, that means your gland is at an ectopic site, so it would be ectopic thyroid. This is very simple. अगर increased uptake है, increased uptake क्यों होगा? अगर आपका जो gland है it is trying to make more of your hormone but it is not able to do so, इसका मतलब you have a defect called as thyroid dyshormonogenesis, where you have a certain enzyme which is important for your thyroid hormone production is not available in the body. तो उस टाइम पे body is trying really hard to make the thyroid hormone but it is not able to, so you will have an increased uptake of technetium 99. So thyroid dyshormonogenesis में you will see increased uptake on the thyroid scan. Also on the USG you will see a enlarged thyroid gland because the gland is trying really hard टू मेक थायरॉयड हार्मोन। अब एक हमारा जो लिम्ब रह जाता है, दैट इज़ यू हैव नो अपटेक ऑन थायरॉयड स्कैन। अगर थायरॉयड स्कैन पे आपको कोई भी अपटेक नहीं मिल रहा है, देन यू विल गो अहेड एंड डू अ USG ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। अब इसमें यू हैव टू डिफरेंट कंडीशंस, या तो USG पे आपको कोई ग्लैंड दिखेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि थायरॉयड स्कैन पे भी कोई अपटेक नहीं था, अल्ट्रासाउंड पे भी आपको ग्लैंड विजुअलाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ग्लैंड है ही नहीं, इसका मतलब इट इज़ थायरॉयड एजेनेसिस। लेकिन थायरॉयड स्कैन पे अपटेक नहीं था, लेकिन USG पे आपको दिख रहा है कि ग्लैंड प्रेजेंट है, इसका मतलब या तो ग्लैंड इज़ नॉट एबल टू अपटेक द आयोडीन, इसका मतलब क्या हुआ कि आयोडीन अपटेक डिफेक्ट्स हैं, या फिर देयर इज़ एन मेटर्नल एंटीबॉडी जो उस रिसेप्टर्स को टारगेट कर रही है एंड इट इज़ नॉट अलाउइंग द ग्लैंड टू टेक आयोडीन, तो उस वजह से भी यू कैन गेट नो अपटेक ऑन द थायरॉयड स्कैन। सो इसके हिसाब से यू कैन ईजिली डिफरेंशिएट डिफरेंट कंडीशंस जो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करती हैं। दिस इज़ अ वेरी हाई यील्ड जो हमारा फ्लो चार्ट है, बिकॉज दिस topic is repeated again and again in previous NEET PG topics. So congenital hypothyroidism, उसका evaluation and how to differentiate different causes of congenital hypothyroidism, ये बहुत ही important topic है for your upcoming NEET PG exam. So be well versed with this topic.
So the next question is, which of the following is an example of this inheritance? And here we have been given an pedigree chart. Along with that we have been given the multiple options, जिसमें हमें right answer choose करने के लिए you have to first identify कि inheritance pattern यहाँ पर क्या है. तो अगर हम इस pedigree chart को ध्यान से देखते हैं तो the first affected individual जो एक female है, उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड. और अगर सेकेंड जनरेशन में हम देखते हैं, सो व्हेन द मेल वाज अफेक्टेड नन ऑफ द ऑफस्प्रिंग वाज अफेक्टेड, बट व्हेन द फीमेल वाज अफेक्टेड ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर अफेक्टेड. एंड इन द नेक्स्ट जनरेशन वी आर सीइंग द सेम पैटर्न, जब फीमेल वाज अफेक्टेड ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड हियर. इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जब भी फीमेल अफेक्टेड है उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर ऑल अफेक्टेड, और जब भी मेल अफेक्टेड है उसका कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्ट नहीं हो रहा है. इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, दैट देयर इज समथिंग द ओनली द मदर इज ट्रांसमिटिंग. और वो इनहेरिटेंस पैटर्न कौन सा होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पैटर्न. तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है जो सिर्फ मदर से ही ट्रांसमिट होता है इन द नेक्स्ट जनरेशन, उसकी वजह से यू आर गेटिंग अ डिजीज़. तो इसमें से वी सिंपली हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से होता है डिजीज़. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैडर-विली की. तो अगर हम प्रैडर-विली देखते हैं, दैट वी ऑल नो कि ये किसकी वजह से होता है, ये होता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की वजह से. ठीक है. अगर हम विलियम्स सिंड्रोम की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ डी नोवो, बट अगर हम 5% की बात करते हैं तो उसमें ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है. देन यू हैव कर्न-सायर सिंड्रोम विच इज़ इन फैक्ट माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. तो द करेक्ट आंसर वुड बी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस यानी कर्न-सायर. एंड एकॉन्ड्रोप्लेजिया की बात करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी कर्न-सायर सिंड्रोम. तो हाउ डू यू एग्जैक्टली रिमेंबर कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से व्हाट ऑल डिजीजेज आर गोइंग टू हैपन. तो वो हम देखते हैं विद अ सिंपल निमोनिक ऑफ KLMNO एंड P. सो इसके थ्रू वी कैन ईजिली रिमेंबर कि क्या क्या डिजीजेस हैं. सो फॉर के वी हैव कर्न-सायर सिंड्रोम जो हमारा आंसर था. L इज़ फॉर ले सिंड्रोम, M इज़ फॉर मर्फ एंड मिलास, N इज़ फॉर नाप, O इज़ फॉर ऑप्टिक न्यूरोपैथी दैट इज़ लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी, एंड P इज़ फॉर पियर्सन सिंड्रोम. तो ये याद करना बहुत इजी हो गया है. वी हैव अ निमोनिक हियर KLMNOP. K से कर्न-सायर, L से ले सिंड्रोम, M से मर्फ मिलास, N से नाप एंड O से ऑप्टिक न्यूरोपैथी. एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ये लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी है. एंड P से यू हैव पियर्सन सिंड्रोम. तो दिस इज द निमोनिक फॉर रिमेंबरिंग माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स. सो the next question we have is a 2-year-old child who has choked on a peanut and is brought to you in an unresponsive state. What would be the next best step? तो यहाँ पर हमें एक क्लिनिकल कंडीशन दिया गया है and the age of the child is 2-year-old और उसने किया है choking and the child is brought in an unresponsive state. तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इन्फेंट नहीं है ना. इन्फेंट नहीं है मतलब द चाइल्ड इज़ मोर देन 1 year old. तो अब यहाँ पर हम जो बाकी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए गाइडलाइंस लगाते हैं BLS की, वो हम लगाएंगे. एंड चोकिंग के बाद द चाइल्ड इज़ ब्रॉट इन एन अनरिस्पॉन्सिव स्टेट. तो व्हेनेवर हमारा जो भी AHA का BLS गाइडलाइन या IAP का BLS गाइडलाइन हम देखें तो वो ये कहता है व्हेनेवर द चाइल्ड इज़ ब्रॉट इन एन अनरिस्पॉन्सिव स्टेट यू हैव टू स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशंस. तो इसके अंदर द करेक्ट आंसर वुड बी चेस्ट कंप्रेशंस. तो ये सारे आंसर्स कब सही होंगे ये हम देखते हैं हमारी जो गाइडलाइन कहती है उसके थ्रू. सो दिस इज़ AHA BLS एल्गोरिदम फॉर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इन केस द चाइल्ड हैज़ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन. ठीक है. तो सबसे पहले जो हर एक हम BLS एल्गोरिदम में पढ़ते हैं दैट इज़ वेरीफाई सीन सेफ्टी. उसके बाद यू चेक फॉर साइंस ऑफ सिवियर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे द चाइल्ड हैज़ वीक और एब्सेंट कफ और द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू क्राई और द चाइल्ड हैज़ साइनोसिस और द चाइल्ड इज़ ब्लू इन कलर, द चाइल्ड हैज़ ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस और द चाइल्ड इज़ इन एपनिया. ये सारे हमारे रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है. इफ़ दीज आर नॉट प्रेजेंट यू एनकरेज द चाइल्ड टू कफ, यू कंटिन्यू टू चेक फॉर साइंस ऑफ सिवियर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन and you immediately seek health care. If any of these red flag signs are present, you have to activate the emergency response system and you have to look, is the infant responsive or not. If the infant is responsive, so we would try to dislodge the foreign body by using repeated cycles of 5 back blows and 5 chest thrusts, जो हम हमारे BLS में सीखते हैं. Repeat until the object is expelled or the infant becomes unresponsive. If the object is expelled, continue to monitor until advanced care arrives. लेकिन सबसे important limb क्या कहता है हमें? This is if the child is unresponsive. You have to immediately start CPR until advanced care arrives. Refer to the pediatric BLS algorithm जो हमारा
and ventilation to chest compression का ratio है, you have to follow that. You start with compressions and you check for visible objects in mouth prior to breaths हर बार. So this is the हमारा algorithm which we follow in case a child has foreign body aspiration. This is also really important because emergencies in pediatric population, they are often asked. So this time they have asked about foreign body, next time they can ask about the optimal ventilation and compression ratio. They can ask about what is high quality CPR. So these are really important. So you have to be well versed or thorough with the IAP or AHA BLS algorithm at least. So the next question we have is, what is the preferred drug to be given to the close contacts of a child with meningococcal meningitis? So ये एक fact based question है जिसमें you have been asked कि preferred drug क्या है for a post exposure prophylaxis of for meningococcal meningitis. So ये एक fact based question है and इसमें answer is rifampicin. So rifampicin is the correct answer. So हमें पता होना चाहिए कि what all drugs we can give for this prevention of meningococcal meningitis. So meningococcal meningitis का causative agent we all know is Neisseria meningitidis, और इसके post exposure prophylaxis के लिए what all antibiotics we can give is, first is rifampicin, or you can use ceftriaxone, or you can use ciprofloxacin also. So ये 3 drugs जो हैं ये हम commonly use कर सकते हैं, whichever is available you can use. एंड यहाँ पर एक चीज़ आती है अजिथ्रोमाइसिन के बारे में, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड रूटीनली, बट इफ़ यू हैव no other option you can use azithromycin as well, but the preferred one are rifampicin, ceftriaxone and ciprofloxacin only. So this is also important. Then you have the next question is, a child has clouded cornea and coarse facial features with developmental delay. You suspect a form of storage disorder based on these clinical findings and you have been asked what is accumulated in this syndrome. तो clinical findings के according you have to find कि ये कौन सा syndrome है, what type of syndrome storage disorder this is, और उसके according you have to see कि क्या enzyme defect है and what all is accumulated. तो ये जो हमें clinical features दिए गए हैं, that is clouded cornea, coarse facial features and developmental delay, इन सब से हम किस तरफ पहुंचते हैं, हमारा डायग्नोसिस बनता है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस का, MPS. अब MPS के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और अगर आपको क्लाउडेड कॉर्निया विद कोर्स फेशियल फीचर्स एंड डेवलपमेंटल डिले दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली दिस इज़ MPS टाइप 1 और यू कैन से इट इज़ हर्लर टाइप. ठीक है, तो अगर हर्लर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर व्हाट ऑल इज़ एक्यूमुलेटेड, इट इज़ बोथ डर्मेटिन एंड हिपैरिन सल्फेट. तो यहाँ पर द आंसर वुड बी डर्मेटिन एंड हिपैरिन सल्फेट बोथ, बिकॉज डर्मेटिन सल्फेट भी अक्यूमुलेट होता है, बट अगर यू हैव बीन गिवन बोथ ऑफ देम तो डर्मेटिन एंड हिपैरिन सल्फेट इज द प्रेफर्ड आंसर. स्फिंगोमाइलिन कहाँ पर, हमारा स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी दैट इज़ योर नीमन पिक सिंड्रोम के अंदर एक्यूमुलेट होता है. और अगर हम ग्लूकोसेरिब्रोसाइड की बात करते हैं तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी में एक्यूमुलेट होगा, दैट वुड बी योर गाउचर्स. ठीक है, अब हम कॉमनली ये जो टॉपिक है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस का, इससे यू हैव वेरियस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम एक बार गो थ्रू करते हैं इस टेबल से. So this is the table जहाँ पर you have been given all types of mucopolysaccharidosis, the type 1, 2, 3, 4, and you should know that there is no mucopolysaccharidosis 5, they have 6, 7 and then you have 9 straight. ठीक है, अब यहाँ पर इनहेरिटेंस पैटर्न में what you have to remember is that all of them are autosomal recessive. हमने पढ़ा है कॉमनली कि जितने भी एंजाइम डिफेक्ट्स होते हैं कॉमनली दे आर इनहेरिटेड इन एन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न, एक्सेप्ट दिस MPS टाइप 2 जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव. MPS टाइप 2 क्या होता है, हंटर. तो हम कैसे याद कर सकते हैं दैट योर हंटर जो है वो एक्स के साथ हंट करने जाता है, सो दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव. तो इससे यू कैन ईजिली रिमेंबर कि हंटर सिंड्रोम इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर ऑटोसोमल रिसेसिव. बाकी इसके जो हमारे एंजाइम्स हैं कॉमनली हंटर्स और हर्लर्स के यू हैव टू रिमेंबर. हर्लर के अंदर डेफिशिएंसी होती है L-आइड्यूरोनिडेज की एंड हंटर्स में डेफिशिएंसी होती है आइड्यूरोनेट सल्फेटेज की. ये हमें याद करके रखना पड़ेगा. देन यू हैव what all glycosaminoglycans are stored in these mucopolysaccharidosis, you have to remember that also. तो यहाँ पर हमें टेबल में दिखाई दे रहा था that you have heparin sulfate, you have dermatan sulfate, both in hunters and hurler. तो अगर आपको clouding of cornea दिया भी जाता है या नहीं भी दिया जाता, the answer would have been dermatan and heparin sulfate only. तो हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी we have
accumulation of dermatan sulfate, you see more of mesenchymal abnormalities, जैसे जो हमारे cartilaginous defects होते हैं, जो हम बोलते हैं कि dysostosis multiplex होता है, you see bullet shaped vertebra, those manifestations are commonly seen whenever there is accumulation of dermatan sulfate. और जब भी heparin sulfate का accumulation होता है, it is associated more with your intellectual disability. तो ये भी we have to remember. तो जहाँ पर heparin sulfate ज़्यादा accumulate होगा वहाँ पे you will see more of intellectual disability. जहाँ पे dermatan ज़्यादा accumulate होगा वहाँ पे you will see more of mesenchymal abnormalities. हमने enzymes याद किए, we remembered क्या क्या glycosaminoglycans यहाँ पर accumulate हो रहे हैं, and we remembered कि क्या inheritance pattern होता है इसका. So let's move on to the next question, that is, a newborn presents with respiratory distress within 24 hours of life. You have been given the chest x-ray of the child and you have to identify the possible condition जो यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है. तो इसको within 24 hours of birth बच्चे को respiratory distress हुआ है और ये x-ray है. इस x-ray में क्या commonly दिखाई दे रहा है? सबसे पहले you see कि ये बहुत सारे air bubbles जो हैं ये हमें दिखाई दे रहे हैं in the chest. ये और कुछ नहीं, ये हमारी बावल लूप्स है, ठीक है. तो अगर हमें बावल लूप्स इन दी चेस्ट दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव हर्निएटेड फ्रॉम योर एब्डोमेन टू दी चेस्ट. और यहाँ पर यू आर नॉट सीइंग दी डायफ्राम का लाइन और शैडो. तो यहाँ पे हमें डायफ्राम भी नहीं दिख रहा है. तो अगर हमें डायफ्राम भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, और बावल लूप्स हमारे असेंड कर गए हैं इनटू द चेस्ट और इसकी वजह से देयर इज एसोसिएटेड मीडियास्टिनल शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं? दैट यू हैव अ चाइल्ड जिसका डायफ्राम में देयर इज अ डिफेक्ट एंड दैट इज giving away the bowel loops into the chest and the child has congenital diaphragmatic hernia. So the answer based on this chest x-ray would be CDH, that is congenital diaphragmatic hernia. और options हमें जो दिए गए हैं, these are CPAM, congenital lobar emphysema and congenital pneumonia. तो हमें ये जो conditions हैं ये अच्छे से differentiate करनी आनी चाहिए based on the clinical scenario as well as on the basis of radiology or your chest x-rays, because ये commonly repeated question है. Respiratory distress in a neonate and you are given the chest x-ray. Sometimes it is CPAM, sometimes it is CDH, sometimes it is congenital lobar emphysema. So you need to be very sure based on the chest x-ray what condition this is. So let's see कि क्या क्या x-rays के basis पे we see. So सबसे पहले दिस इज़ दी एक्सरे विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन. दिस इज CDH. CDH के साथ हमें क्या याद रखना है? दैट यू हैव गट इन द चेस्ट. सीधी सी जो हमें एक लाइन से याद रख सकते हैं हम CDH के बारे में, दैट इज द गट वुड बी इन द चेस्ट, यू विल नॉट सी द डायफ्राग्मेटिक लाइनिंग. तो ये CDH हो गया. देन यू हैव CPAM विच इज कंजेनिटल पल्मोनरी एडिनोमेटॉइड मैलफॉर्मेशंस. तो इसमें क्या होता है? यू हैव सर्टन मैलफॉर्मेशंस इन द लंग विच आर फ्रॉम द बर्थ ओनली, है ना, दीज आर कंजेनिटल. तो इसकी वजह से यू हैव मल्टीपल सिस्टिक लीजन्स यू विल सी इन दी लंग. तो यहाँ पे भी हमें सिस्टिक लीजन्स दिख रहे हैं. यहाँ पे दीज आर बावल, तो ये सिस्टिक लीजन से यू कैन ईजिली कन्फ्यूज. बट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हमें जो याद रखनी है, दैट यू वुड सी दैट यू हैव अ डायफ्राग्मेटिक लाइनिंग ऑन द साइड जहाँ पे हमें सिस्टिक लीजन्स दिख रहे हैं. सो इफ़ यू आर सीइंग द डायफ्राम, दिस इज डेफिनेटली CPAM, एंड इफ़ यू आर नॉट सीइंग द डायफ्राम, दिस इज डेफिनेटली CDH. तो इससे वी कैन ईजिली डिफरेंशिएट व्हाट इज CPAM एंड व्हाट इज CDH. देन यू हैव कंजेनिटल निमोनिया. निमोनिया तो ऑब्वियसली यू विल सी ईदर इन्फिल्ट्रेट्स और यू विल सी कंसोलिडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लोब, जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है. राइट अपर लोब के अंदर यू हैव अ कंसोलिडेशन, यू हैव इन्फिल्ट्रेट्स हियर ऑल्सो लेफ्ट मिडिल लोब के अंदर. तो दिस इज कंजेनिटल निमोनिया. देन यू हैव अ अदर ऑप्शन दैट इज कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा. इसका मतलब सिंस बर्थ यू हैव हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लोब ऑफ द लंग. इसका मतलब यही है, कंजेनिटल मतलब सिंस बर्थ, लोबार मतलब किसी एक लोब का, एंड एम्फाइसीमा का मतलब यू आर सीइंग मोर ऑफ एयर ऑन द एक्सरे, दैट इज यू हैव emphysema of a particular lobe of lung, that is since birth only. So x-ray में हमें ये कैसा दिखाई देगा? It would be, one lobe would be excessively lucent or it would be more black on the x-ray. तो अगर हम एक्सरे देखेंगे तो एक पर्टिकुलर लोब में बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखेगा एंड यू वुड सी मीडियास्टिनल शिफ्ट ऑल्सो एंड यू वुड सी एन इंटैक्ट डायफ्राम. इंटैक्ट डायफ्राम है, कोई सिस्टिक लीजन नहीं है, एक पर्टिकुलर लोब जस्ट यू वुड बी सीइंग कि इट इज़ मोर ल्यूसेंट देन द अदर लोब्स ऑफ द लंग. सो ये है कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा. सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज कंडीशंस. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम्स. सो
This is what we just discussed. What is CDH? CDH is congenital diaphragmatic hernia, which typically presents with severe respiratory distress immediately after birth. और क्योंकि आपके बावल लूप्स जो है they have herniated into the chest, you would see a scaphoid abdomen associated with this. तो ये हमारी क्लिनिकली फाइंडिंग्स जो हमें दिखती हैं. क्लासिकल चेस्ट एक्सरे की जो अपीयरेंस होती है, जो हमने अभी पढ़ी, दैट यू वुड सी मल्टीपल बावल लूप्स इन दी चेस्ट और एयर फ्लूइड लेवल्स इन दी हेमिथोरैक्स. अलॉन्ग विद दैट you would not see a diaphragmatic outline. It may be absent or it may be indistinct. You would not able to see. एंड द एब्डोमेन में बावल गैस जो है वो रिड्यूस्ड और एब्सेंट होगी बिकॉज जो बावल लूप्स एब्डोमेन में होने चाहिए थे दे हैव माइग्रेटेड और शिफ्टेड टू द चेस्ट. तो अब तुम्हें वो बावल लूप्स एब्डोमेन में दिखने की जगह चेस्ट में दिखाई दे रहे हैं. देन यू हैव कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा और ओवर इन्फ्लेशन. तो इसके अंदर यू सी प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज टू द मंथ्स ऑफ लाइफ. तो ये इमीडिएटली आफ्टर बर्थ प्रेजेंट नहीं करता है. एब्डोमेन यूजुअली इसमें नॉर्मल रहता है और जैसा हमने क्लासिकल चेस्ट एक्सरे में पढ़ा दैट यू हैव यूनिफॉर्मली हाइपरल्यूसेंट और ओवर एक्सपेंडेड लोब. तो एक सिंगल लोब ऑफ द लंग वुड बी ओवर एक्सपेंडेड और इट वुड अपीयर हाइपरल्यूसेंट ऑन द चेस्ट एक्सरे. डायफ्राम वुड बी इंटैक्ट हियर क्योंकि डायफ्राम की तो कोई abnormality है ही नहीं. एंड एब्डोमिनल बावल गैस भी नॉर्मल होगी बिकॉज बावल्स आर there only because जहाँ पर उनकी पोजीशन है वहीं पर योर बावल लूप्स आर प्रेजेंट. देन यू हैव CPAM विच इज कंजेनिटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन. इसके अंदर यू कैन ईदर हैव अर्लियर प्रेजेंटेशन जो लार्ज लीजन्स की वजह से होती है और अगर यू हैव स्मॉलर लीजन्स स्मॉलर सिस्टिक लीजन्स तो उसकी वजह से यू कैन हैव रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड दे कैन प्रेजेंट लेटर ओनली. एब्डोमेन इसमें भी नॉर्मल होगा बिकॉज बावल आर नॉर्मल बट इसमें क्लासिकली चेस्ट एक्सरे में मल्टीपल सिस्टिक एयर स्पेसेस मिलेंगे और डायफ्राम जो होगा इट वुड बी इंटैक्ट. सो ये डायफ्राम इंटैक्ट जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू डिफ्रेंशिएट CDH फ्रॉम CPAM बिकॉज ये कॉमनली जो है हम कंफ्यूज करते हैं. Abdominal bowel gas would be normal in CPAM because वहाँ पे abdomen is normal only. So this is how you differentiate these commonly misunderstood conditions. So the next question is, a child with acute persistent asthma presents to you and you prescribe benralizumab. What is the mechanism of action of this drug? So different options दिए गए हैं और ये सिंपल एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा. And it is more of a pharmacology question, but acute persistent asthma is commonly dealt with in pediatrics. So we are discussing this question here. So benralizumab का mechanism of action has been asked. ये क्या है? So anti-IL-5 receptor is the mechanism of action of benralizumab. Anti-IgE कौन सा होता है? हमें पता है कि हमारा जो omalizumab है वो anti-IgE है. anti-IL-1 कौन सा है? हमें ये याद है दैट इट इज़ एनाकिनरा. सो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि anti-IL-1 यानी कि 1 हमारे अल्फ़ाबेट्स का फर्स्ट लेटर इज़ A, तो ये स्टार्ट होता है विद A, दैट इज़ एनाकिनरा. ठीक है. देन यू हैव anti-IL-5 रिसेप्टर विच इज़ योर benralizumab एंड anti-IL-4 दिस इज़ योर dupilumab. तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि D इसका मतलब हो गया 2 और 2 का डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा. तो dupilumab इज़ anti-IL-4. सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. ये एक सेलिसा निमोनिक है. देन यू हैव ऑल दी इंपॉर्टेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हम acute persistent asthma में यूज़ करते हैं. उनके भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यू नीड टू नो बिकॉज एक बार benralizumab पूछा गया है, अदर्स कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. तो क्या क्या है? omalizumab विच इज़ anti-IgE जो हमने अभी डिस्कस किया, ये 6 years के ऊपर ही अप्रूव्ड है. देन यू हैव mepolizumab एंड benralizumab, दोनों ही anti-IL-5 हैं बट इसमें से जो benralizumab है वो सिर्फ रिसेप्टर के लिए है एंड mepolizumab इज़ anti-IL-5 itself. सो benralizumab रिसेप्टर के लिए ये कैसे याद रखेंगे हम कि जो हमारा B है इट इज़ रियली सिमिलर टू योर R. तो मतलब benralizumab इज़ एक्टिंग ऑन द IL-5 रिसेप्टर एंड mepolizumab इज़ एक्टिंग ऑन IL-5. dupilumab के लिए हमने अभी पढ़ा कि D से 2 का डबल किया तो 4 यानी anti-IL-4. तो ये हमारे हो गए कॉमनली यूज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर acute persistent asthma. So the next question is, a 7-year-old boy comes to you with complaints of pain, abdomen and vomiting. On examination, the child looks dehydrated and you have been given the lab values which are sodium as 122, potassium as 3.5. Both of them are on the lower side of the normal range. Bicarb is 10 which is definitely low and blood glucose is 720 milligram per dl which is definitely high. What is not useful in treatment of the child according to the clinical condition? तो अगर हम इसमें बात करें जो क्लिनिकल कंडीशन हमें दी गई है इसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या है,
जो RBS है और योर ब्लड शुगर इट इज़ वेरी हाई अलॉन्ग विद बाइकार्ब विच इज़ वेरी लो, एंड क्लिनिकली बच्चे को पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन है। तो ये पूरा क्लिनिकल सिनेरियो क्या हमें बताता है, दैट द चाइल्ड हैज़ DKA और यू कैन से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में हम कैसे प्रोसीड करते हैं वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट वुड बी 3% NS विच इज़ नॉट कॉमनली यूज इन DK। इंसुलिन ऑब्वियसली इज द ट्रीटमेंट जो हम देने वाले हैं। पोटाशियम हमें डेफिनेटली मॉनिटर करना है बिकॉज यू आर गिविंग इंसुलिन टू द पेशेंट। इंसुलिन कॉजेज हाइपोकलीमिया, तो पोटाशियम मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन यू हैव 0.9% NS विच इज़ योर नॉर्मल सलाइन जो हम यूज़ करते हैं एज IV फ्लूइड ऑफ चॉइस इन केस द चाइल्ड इज प्रेजेंटिंग विद डिहाइड्रेशन एंड DK। तो ये सब चीज़ें हमें करनी है। वी आर नॉट रूटीनली गिविंग 3% NS, तो ये हम नहीं देंगे इसके अंदर। सो वट इज़ DK, वट इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और कैसे प्रोसीड करना है वो अभी आज हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज DK हैज़ बीन इन योर नीट PG क्वेश्चंस फॉर अराउंड 2 to 3 times, तो आगे भी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसके बारे में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज़ द बायोकेमिकल क्राइटेरिया फॉर DK एंड इट हैज़ बीन रिसेंटली चेंज्ड। सबसे पहले होना चाहिए हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि DK में क्या है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन इज देयर बट इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स, दैट्स वाई यू हैव हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया के लिए कट ऑफ जो है दैट इज़ मोर देन 200 mg/dl। वीनस पीएच जो है वो एसिडोसिस की तरफ जाएगी। हम बात ही कर रहे हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मतलब डायबिटिक है यानी हाइपरग्लाइसीमिया होना चाहिए, कीटो इसका मतलब कीटोसिस होना चाहिए और एसिडोसिस मतलब कि एसिडोसिस होना चाहिए। तो डायबिटिक के लिए हमने बोल दिया कि शुगर 200 से ज़्यादा है, कीटो के लिए बोल दिया कि कीटोसिस होना चाहिए, इसका मतलब या तो कीटोनीमिया होना चाहिए या कीटोन्यूरिया होना चाहिए, मतलब या तो ब्लड में कीटोन्स बड़े होने चाहिए या यूरिन में एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन ज़्यादा होना चाहिए। ब्लड में जो हम कीटोन बॉडी मेजर करते हैं दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और अगर इट इज़ मोर देन 3 millimoles per liter और योर कीटोन्यूरिया इज़ मोर देन और इक्वल टू +2, तो हम बोलते हैं कि दिस इज सिग्निफिकेंट कीटोन्यूरिया और कीटोनीमिया, और ये कीटोसिस के लिए क्वालिफाई करता है। एंड देन यू हैव एसिडोसिस विच हैज़ pH ऑफ लेस देन 7.3 और यू हैव अ बाइकार्ब विच इज़ लेस देन 18 millimoles per liter। इन पहले जो है ये कट ऑफ 18 की जगह 15 की हुआ करती थी, बट रिसेंटली दिस हैज़ बीन चेंज्ड, सो यू हैव टू नो दिस। तो ये हमारा DK का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गया। देन यू हैव टू क्लासीफाई DK अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड योर लैब वैल्यूज़, उसके हिसाब से ही यू विल प्रोसीड ऑन टू डू द ट्रीटमेंट। तो इसके बाद यू विल क्लासीफाई, इट कैन बी माइल्ड DK, मॉडरेट DK और इट कैन बी सिवियर DK जस्ट बेस्ड ऑन द pH एंड बाइकार्बोनेट वैल्यूज। सिंपल है, 7.3 से कम हो गया तो माइल्ड, 7.2 से कम हो गया तो मॉडरेट, 7.1 से कम हो गया तो सिवियर बना देंगे। तो 7.3, 7.2, 7.1 और साथ में बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ को भी यूज़ करेंगे। तो अगर बाइकार्बोनेट लेस देन 18 है तो वो माइल्ड हो गया, मतलब 18 से 10 के बीच में तो माइल्ड हो गया, 10 से भी कम हो गया, 5 तक है तो मॉडरेट हो गया और लेस देन 5 हो गया तो सिवियर हो गया। तो ये भी सिंपली हम याद कर सकते हैं 7.3, 7.2, 7.1, 18, 10 एंड 5। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ DK एंड बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ DK यू प्रोसीड विद द ट्रीटमेंट ऑफ DK। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे DK का डायग्नोसिस एक बार आपने कंफर्म कर लिया है, DK का डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया है, तो हमें देखना है वेदर द चाइल्ड हैज़ शॉक और नॉट। अगर शॉक है तो हमारा अलग आम जाता है, अगर ये मॉडरेट या ग्रेटर डिहाइड्रेशन है इसका मतलब दिस इज मॉडरेट DK एंड मिनिमल डिहाइड्रेशन और टॉलरेटिंग ओरल फ्लूइड, तो हम तो सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे ही मैनेज कर सकते हैं। बट इफ इट इज़ माइल्ड और मॉडरेट DK एंड द चाइल्ड हैज़ डिहाइड्रेशन बट द चाइल्ड इज़ नॉट इन शॉक, तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं अपने इमरजेंसी रूम्स के अंदर। सबसे पहले हम फर्स्ट वी एडमिनिस्टर IV फ्लूइड थेरेपी इवन बिफोर स्टार्टिंग इंसुलिन। तो ये याद रखना है कि DK में डिहाइड्रेशन है, यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट विद फ्लूइड्स एंड देन यू प्रोसीड विद इंसुलिन। तो एक हम 10 to 20 ml पर kg का इसको बोलस देंगे विद 0.9% सलाइन। उसके बाद हम इसके अंदर, इसने बोला है कैलकुलेट करेंगे फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स, हम यूजुअली DK को करेक्ट करते हैं ओवर 24 to 48 आवर्स, तो हम वो करेंगे। साथ में हम इसमें पोटाशियम डालेंगे बिकॉज यू आर गिविंग इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड विच इज़ गोइंग टू कॉज हाइपोकलीमिया, सो यू हैव टू सप्लीमेंट पोटाशियम। नॉर्मली हम 20 millimoles पर लीटर डालते हैं, बट DK के अंदर हम 40 millimoles पर लीटर तक जाते हैं। इसके साथ में जब 1 hour आफ्टर यू हैव एडमिनिस्टर्ड दिस IV फ्लूइड यू स्टार्ट विद इंसुलिन। इंसुलिन की जो हम इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं दैट इज़ फ्रॉम 0.05 to 0.1 units पर kg पर आवर। ये हम हमारा रेंज होता है, इससे हम स्टार्ट करते हैं इंसुलिन 1 hour आफ्टर स्टार्टिंग फ्लूइड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
और उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ब्लड ग्लूकोज देखते हैं, उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं और एसिडोसिस को देखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू मॉडिफाइड द थेरेपी। पर अगर बच्चा शॉक में आता है तो यू मेंटेन ABC एंड यू गिव बोलस, 20 ml पर kg का बोलस देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज़ दी बेसिक जो हम मैनेजमेंट करते हैं DKA के बच्चे में। तो ये क्या याद रखना है हमें यहाँ पे DKA के बारे में, व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द classification of DKA, and based on this classification how do you proceed to manage this child, this is very important। इसमें हमें और चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि where do you use 3% NS actually। तो कुछ वार्निंग साइंस होते हैं इन केस यू हैव इतना सीवियर एसिडोसिस है, इतना ज़्यादा कीटोसिस है, इतना हाइपरग्लाइसीमिया है, दीज चिल्ड्रंस दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप सेरिब्रल एडिमा एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मोर्टालिटी इन दीज चिल्ड्रन। तो क्या क्या वार्निंग फैक्टर्स होते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं दैट द चाइल्ड कैन हैव सेरिब्रल एडिमा? इज वन इज सिवियर एंड प्रोग्रेसिव हेडेक, इनअप्रोप्रिएट हार्ट रेट स्लोइंग मतलब ब्रैडिकार्डिया जो हम रेज्ड ICP यानी कि हमारे कुशिंग स्ट्राइड में दिखते हैं। Then you can have irritability or decreased consciousness, or you can have age inappropriate incontinence और specific neurological signs हमें दिख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हमें वार्निंग साइन दिखता है तो दैट मीन्स यू नीड टू सस्पेक्ट कि उस बच्चे को सेरिब्रल एडिमा है, और अगर ये सेरिब्रल एडिमा होता है तो हम इधर मैनिटॉल और 3% सलाइन देते हैं टू रिड्यूस दिस सेरिब्रल एडिमा। सो दिस इज़ वेयर यू यूज़ दिस 3% NS। तो अगर आपके क्लिनिकल स्टेम में कोई भी ये वार्निंग साइन दिया जाता है जो सजेस्ट करता है कि बच्चे को सेरिब्रल एडिमा है, तो ही आप मैनिटॉल या 3% NS यूज़ करते हैं। अदरवाइज यू डू नॉट रूटीनली यूज़ दिस 3% NS और मैनिटॉल इन मैनेजमेंट ऑफ अ DKA चाइल्ड। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर IV फ्लूइड, दिस इज NS हम 10 to 20 ml पर kg से देते हैं, एंड 1 hour आफ्टर स्टार्टिंग दिस यू स्टार्ट इंसुलिन एंड यू सप्लीमेंट पोटाशियम 40 millimoles per liter। सो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है इसके अंदर। So the next question is, what should be thought of in a child who has history of recurrent meningococcal meningitis? और हमें different primary immunodeficiency syndromes के एग्जाम ऑप्शंस दिए गए हैं। सो अगर हम बात करते हैं रिकरेंट मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की, तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकोकस जो होता है इट्स अ कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस बात करें मतलब हम रिकरेंट कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, और जो हमें कॉमनली दिखता है व्हेनेवर यू हैव कॉम्प्लीमेंट का डेफिशिएंसी। तो इसमें हमारा C5C9 डिफेक्ट विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट डिफेक्ट वुड बी द आंसर। बाकी सारे प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज में हमें क्या इन्फेक्शंस हमें सोचने हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज में व्हाट ऑल कॉमन इन्फेक्शंस डू वी सी। तो जो हमारे प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज होते हैं हम इन्हें कॉमनली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इट कैन ईदर बी अ T cell डिफेक्ट, और इट कैन बी अ B cell डिफेक्ट, और इट कैन बी अ फेगोसिटिक डिफेक्ट, और इट कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट डिफेक्ट। तो ये 4 तरीके के मेन प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज हम पढ़ते हैं। तो अगर T cell डिफेक्ट की हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारी T cells की फंक्शनिंग इज़ अफेक्टेड ड्यू टू एनी रीज़न। तो हमारे जो T cells होते हैं ये मेजर हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड ये मेजर इंट्रासेल्युलर किलिंग करते हैं, है ना। तो ये इंट्रासेल्युलर किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस वजह से जितने भी इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो T cell डिफेक्ट में के बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शंस कॉज करेंगे, ठीक है। तो इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमारा आता है एक तो माइकोबैक्टीरिया, सारे वायरसेस कॉमनली जैसे CMV, EBV, वेरिसेला और एंटेरोवायरसेस, और इसमें हमारे आती है कैंडिडा और न्यूमोसिस्टिस जिरोविसी। तो T सेल के अंदर हमें क्या क्या है, T सेल से हमें याद रखना है T for TB, इसका मतलब TB कॉमनली होता है, एंड T से हमें याद रखना है T for थ्रश। थ्रश किससे होता है, कैंडिडा से होता है। तो ये 2 ऑर्गेनिजम्स हम याद कर सकते हैं T से। इसके अलावा T फॉर टाइनी वायरसेस, बिकॉज वायरसेस आर टाइनियर देन योर बैक्टीरिया एंड फंगाई, है ना। तो इससे T सेल से हम T निमोनिक से याद रख सकते हैं दैट T से TB कॉमनली होता है, T से थ्रश और कैंडिडा कॉमनली होता है, एंड T से टाइनी वायरसेस कॉमनली अफेक्ट करते हैं। देन यू हैव B सेल और एंटीबॉडी डिफेक्ट्स जो हमें कॉमनली मैनिफेस्ट करते हैं आफ्टर 6 months ऑफ एज, जब आपकी मेटर्नल ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडीज़ का इफेक्ट ख़त्म होने लगता है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा जितना भी एंटीबॉडी मीडिएटेड किलिंग होती है वो सारे ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर कॉमन इन्फेक्शंस कर सकते हैं, जैसे ऑलमोस्ट ऑल योर बैक्टीरियाज लाइक न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, हीमोफिलस, कैम्पाइलोबैक्टर, माइकोप्लाज्मा। और हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारे को बैरियर पे भी प्रोटेक्शन देती हैं, लाइक योर रिकरेंट, जो अगर B सेल डिफेक्ट है तो रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शंस, रिकरेंट GI इन्फेक्शंस भी इनके अंदर देखने को मिलते हैं।
तो जैसे हमारा जियार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, बी से बी सेल और बी से बैक्टीरियाज, मतलब हमारे कॉमन बैक्टीरियाज जैसे कि स्टैफ, स्ट्रेप्टो, न्यूमोकोकस, हीमोफिलस, ये सब, प्लस बी से यू हैव बेली बग्स। बेली बग्स का मतलब क्या हो गया, बेली बग्स का मतलब हो गया कि हमारे बेली को अफेक्ट करने वाले बग्स, दैट इज योर जियार्डिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो ऐसे हम बी सेल डिफेक्ट के कॉमन ऑर्गेनिजम्स याद करते हैं। देन यू हैव फेगोसिटिक डिफेक्ट। फेगोसिटिक डिफेक्ट, फेगोसाइटोसिस हमारा न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है। तो न्यूट्रोफिल्स के जितने भी डिफेक्ट होते हैं वो इसमें आते हैं, चाहे वो क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो, चाहे वो ल्यूकोसाइट एडिशन डिफेक्ट हो, जिसमें भी न्यूट्रोफिल्स आर नॉट एबल टू एक्ट, वो हमारे फेगोसिटिक डिफेक्ट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, पी से फेगोसिटिक डिफेक्ट, पी से पस फॉर्मिंग। तो जो भी पस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनके इन्फेक्शंस इसके अंदर, मतलब पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू एक्ट। फेगोसिटिक डिफेक्ट्स का मतलब हो गया दैट द न्यूट्रोफिल्स दे आर नॉट एबल टू एक्ट। इसका मतलब क्या होगा, देयर वुड बी नो पस फॉर्मिंग हेयर। ठीक है, तो हमारे जो कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कॉमनली कॉज इन्फेक्शंस इन दोज हु हैव फेगोसिटिक डिफेक्ट्स, लाइक यू हैव स्टेफाइलोकोकस, यू हैव सूडोमोनास, यू हैव सैल्मोनेला, एंड फंगाई में यू हैव कैंडिडा एंड एस्पर्जिलस। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ अ कॉमनली टेस्टेड फैक्ट। देन यू हैव कॉम्प्लीमेंट डिफेक्ट। कॉम्प्लीमेंट डिफेक्ट्स के अंदर हमारा क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है वो अफेक्ट होता है, एंड यूजुअली लेट कॉम्प्लीमेंट डिफेक्ट्स में यू सी मेनिंगोकोकल इन्फेक्शंस। तो इसमें हमें याद रखना है सी से कॉम्प्लीमेंट एंड सी से कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो दो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो हमें याद रखने हैं दैट इज न्यूमोकोकस एंड निजीरिया मेनिंजिडीज या मेनिंगोकोकस, जो इसमें कॉमन इन्फेक्शंस करते हैं। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर कि इन कॉमन प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज में क्या क्या ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एंड जो हमारा प्रीवियस नीट पीजी एग्ज़ाम्स का ट्रेंड रहा है उससे हमें पता चला है दैट प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इज़ अ हॉट टॉपिक, इट इज़ अ कमिंग अप टॉपिक, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वेदर दे आर बेस्ड ऑन द कॉमन ऑर्गेनिजम्स और वेदर दे आर बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट, ये पूछे जाते हैं। सो बी वेल वर्स्ड विद दिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन 8-year-old बॉय comes with CKD and bowing of limbs. Serum calcium is 7.9, phosphate is 6.9, ALP is high and PTH is normal. What to do next? तो यहाँ पर हमें एक CKD का बच्चा दिया गया है जिसको बोइंग ऑफ लिम्स है। इसका मतलब इस बच्चे को मिनरल बोन डिजीज़ है विच इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद CKD बिकॉज यहाँ पर कैल्शियम विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड है ना। यहाँ पर हमें दिया गया है कि कैल्शियम लेवल्स इसके कम है, ठीक है, इसके फॉस्फेट लेवल्स जो हैं ये बहुत हाई हैं और PTH इज़ नॉर्मल। तो अब हमें क्या करना है, PTH नॉर्मल दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट बाइंडर्स। तो मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट करो और फॉस्फेट बाइंडर दो फॉस्फेट कम करने के लिए, जो हमें सही भी लग रहा है बिकॉज कैल्शियम कम है और फॉस्फेट ज़्यादा है, तो अभी के लिए हमें ये सही लग रहा है। लेट्स सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। दूसरा इज कैल्शियम एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी हमें कब देना चाहिए वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। हीमोडायलिसिस ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हीमोडायलिसिस के अलग क्राइटेरियाज हैं जो हम निमोनिक AEIOU से याद करते हैं, एंड हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरफॉस्फेटीमिया इज़ नॉट वन ऑफ द इंडिकेटर्स। तो हीमोडायलिसिस भी नहीं करना है। सिर्फ फॉस्फेट बाइंडर देंगे तो कैल्शियम लेवल्स कैसे बढ़ाएंगे, तो ये भी आंसर सही नहीं है। सो द अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाइंडर्स। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, वेयर टू गिव कैल्शियम, वेयर टू गिव फॉस्फेट बाइंडर्स एंड वेयर टू गिव एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। सो व्हेन डू यू गिव विटामिन डी? सो दिस इज़ योर नॉर्मल विटामिन डी जो हम सप्लीमेंट करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के अंदर। तो जब भी लो विटामिन डी लेवल्स होंगे यू वुड सप्लीमेंट द चाइल्ड विद विटामिन डी, दिस इज प्लेन एंड सिंपल। लेकिन वेन एवर यू हैव हाइपर पैराथाइरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपर पैराथाइरॉयडिज्म, क्यों हो रहा है सेकेंडरी हाइपर पैराथाइरॉयडिज्म इन CKD पेशेंट्स? बिकॉज रीनल एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, मतलब जो हमारा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है वो बन ही नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से ही एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी देंगे विच इज़ योर कैल्सीट्रायोल। तो एक्टिव विटामिन डी देने का ये इंडिकेशन होता है कि वेन एवर यू हैव हाइपर पैराथाइरॉयडिज्म, जबकि हमारे केस में दिया गया था दैट PTH लेवल वॉज नॉर्मल, तो हम एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी उसमें नहीं देने वाले हैं, ठीक है। देन यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट और एसिटेट एंड यू हैव सेवेलेमर, बोथ ऑफ दीज दे एक्ट एज फॉस्फेट बाइंडर्स, बट ये फॉस्फेट बाइंडर्स हम डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कंडीशन होती है, जब हमारा कैल्शियम लेवल इज़ नॉट एलिवेटेड या लोअर साइड पे होता है तब हम कैल्शियम कार्बोनेट या एसिटेट दे रहे हैं बिकॉज ये फॉस्फेट बाइंडर की तरह एक्ट करने के साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंट भी है।
तो इस टाइम पे कैल्शियम लेवल्स ऑलरेडी हाई नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपके कैल्शियम लेवल्स हाई हैं तो क्या आप कैल्शियम कार्बोनेट एसिटेट दे सकते हैं? नहीं, बिकॉज इसमें कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया होगा एंड वेसल्स में कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होने का रिस्क रहता है। तो तब हम देते हैं सेवेलेमर विच इज़ अ phosphate binder which is not going to increase your calcium levels. So these are the indication of certain drugs in mineral bone disease and CKD. ठीक है, so the next question is, a primary gravida presents to your clinic. The mother has lymphadenopathy on examination and there is history of toxoplasmosis infection 5 years back. Maternal IgG for toxoplasma they are positive. So what is the best next step? इसमें options हमें दिए हैं कि risk of congenital anomalies is high, reassure and continue the pregnancy, do amniotic sampling, find if fetus is infected or not, or start treatment. तो ये जो केस सिनेरियो हमें दिया गया है यहाँ पर, मदर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इन्वेस्टिगेशन वाइज दी गई है दैट द मैटरनल IgG इज़ पॉजिटिव. सो इफ़ द मैटरनल IgG इज़ पॉजिटिव, ये हमें क्या दिखाती है कि हमारा पास्ट इन्फेक्शन रहा होगा. तो ये पास्ट इन्फेक्शन दिखा रही है, नॉट रीसेंट इन्फेक्शन. इसका मतलब क्या है? देयर इज़ नो रिस्क ऑफ toxoplasmosis in the current pregnancy. You have to just reassure the mother and you continue with the pregnancy. तो जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इवैल्यूएशन होता है वो हम किस तरीके से करते हैं इन मदर एंड इन फीटस ऑल्सो. तो सो दीज हैव बीन टेकन फ्रॉम क्लोहार्टी. यहाँ पर हम मैटरनल टेस्ट क्या करने चाहिए और बच्चे में क्या टेस्ट करने चाहिए वो देखते हैं ना. तो मैटरनल टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया. हम कॉमनली स्क्रीनिंग के लिए IgM और IgG अगेंस्ट टॉक्सोप्लाज्मा डिटेक्ट करते हैं और यूजुअली दीज शुड बी डन बिफोर 3rd ट्राइमेस्टर. अब ये बताता है कि इधर द रिजल्ट्स आर नेगेटिव, यानी कि IgG एंड IgM बोथ आर नेगेटिव, और यू हैव अ पॉजिटिव IgG एंड अ नेगेटिव IgM. दैट सजेस्ट्स ओल्ड इन्फेक्शन एंड इट शुड बी रिलायबल इनफ टू रूल आउट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द करेंट प्रेगनेंसी. इसका मतलब कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का रिस्क नहीं है एंड यू डू नॉट नीड फर्दर इन्वेसिव टेस्टिंग और यू डू नॉट नीड टू डिसकंटिन्यू द प्रेगनेंसी. बट इफ़ यू हैव टू इवेल्यूएट अ चाइल्ड फॉर कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. यहाँ पर IgG और IgM के अलावा यू हैव IgA ऑल्सो, है ना. तो IgG, IgM और IgA हम ये करते हैं. IgG जो होती है, these are transplacentarly transmitted. तो जो transplacentarly transmitted IgG antibodies होते हैं, they usually disappear by 6 to 12 months of age. And if at 12 months of age you have a positive IgG, this suggests that the child has congenital toxoplasmosis. Or you can do is a positive IgM or IgA antibody at least 10 days after birth. दिस इज़ ऑल्सो डायग्नोस्टिक फॉर कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस. तो मदर में हम स्क्रीनिंग IgM और IgG से कर रहे हैं एंड इफ़ अलोन IgG इज़ पॉजिटिव इट सजेस्ट कि एक ओल्ड इन्फेक्शन है एंड यू डू नॉट नीड टू वरी. एंड बच्चे में अगर हमें स्क्रीनिंग करनी है तो हम IgG, IgM और IgA से करते हैं. IgG पॉजिटिविटी एट 12 months ऑफ एज और IgM और IgA एंटीबॉडी पॉजिटिविटी आफ्टर 10 days ऑफ लाइफ. दे सजेस्ट दैट द चाइल्ड हैज़ कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड यू नीड टू एक्ट. इसके अलावा यू कैन डू PCR ऑल्सो. इधर यू कैन डू द PCR ऑन ब्लड और ऑन CSF और यूरिन, ये भी हम कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव अ PCR पॉजिटिविटी दैन दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ इन्फेक्शन. तो दिस इज हाउ यू गो ऑन विद इवेल्युएशन ऑफ कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ऑल द टॉर्च इन्फेक्शंस जो हैं दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट PG एग्जाम. सो बी वेल वर्स्ड विद द टॉर्च एग्जामिनेशंस. व्हाट आर द evaluation, what is the treatment, and what are the clinical manifestations you see in a particular torch infection. These are very very important, so be well versed with that. Then you have the next question where you have a 6-month-old child who has a history of recurrent infections and not gaining weight. On laboratory investigations there is deficiency of adenosine deaminase. This is the key word here. आउट ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज. तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिया गया दैट यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंड द आंसर वुड बी SCID, दैट इज सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी. तो हमें पता है दैट विस्को-टॉलरिक सिंड्रोम जो होता है इसके अंदर यू हैव डिफेक्टिव VAS जीन. डाइजॉर्ज इज योर क्रोमोसोम 22 अफेक्टेड. दिस इज catch22 एज वी ऑल नो. सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी में हमने पढ़ा दैट यू हैव ADA डेफिशिएंसी एंड X-linked A गामा ग्लोबुलिनीमिया में यू हैव BTK जीन विच इज़ अफेक्टेड. तो ये हमारे इनके जो जेनेटिक बेसिस हो गया फॉर दीज डिजीजेस. देन वी विल लर्न समथिंग अबाउट SCID. सो लेट्स लर्न मोर अबाउट SCID.
व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? स्किड स्टैंड्स फॉर सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो स्किड जो है इट्स अ टाइप ऑफ कंबाइंड डिफेक्ट। तो कंबाइंड डिफेक्ट्स जो होते हैं जैसे हमने पढ़ा दैट दे प्रेजेंट अर्ली इन द इन्फेंसी, ठीक है, एंड दे कॉमनली प्रेजेंट विद रिकरेंट वायरल, फंगल एंड माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो हमने जब टी सेल और कंबाइंड के बारे में पढ़ा था, वी लर्नड दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ थ्री टीज, दैट इज TB, देन यू हैव थ्रश, एंड देन यू हैव टाइनी वायरसेस। तो ये तीनों ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स दे कैन commonly infect these patients who have SCID. Classically, on examination, you have absent tonsils, hypoplastic lymph nodes, and these children, they are failure to thrive. ठीक है, and on lab evaluation, they have profound lymphopenia, that is your absolute lymphocyte count जो होता है वो 3000 से भी कम होता है। और इसके दो फॉर्म्स होते हैं, वन इज़ X-linked recessive form and one is autosomal recessive form। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म्स जो होती हैं उनमें हमारा एंजाइम डेफिशिएंसी होता है कॉमनली, है ना। जितने भी एंजाइम डेफिशिएंसी वाले जितने भी हमारे डिजीजेस होते हैं हम बोलते हैं कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करते हैं। तो हमें याद रखना है इससे कि एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो एंजाइम डेफिशिएंसी ऑटोसोमल रिसेसिव हो गई है। देन यू हैव द सेकेंड फॉर्म विच इज़ द X-linked रिसेसिव। यहाँ पर यू हैव IL-2 रिसेप्टर जीन में म्यूटेशन। तो ये दो तरीके का स्किड होता है जो हम कॉमनली देखते हैं, वन इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, वन इज़ X-linked रिसेसिव, वन हैज़ ADA की डेफिशिएंसी एंड अदर वन हैज़ IL-2 रिसेप्टर जीन का म्यूटेशन। सो दिस इज स्किड फॉर यू। Let's continue with the next question. You have a child who presents to you with neurodegeneration and the child has cherry red spots on fundus examination. Enzyme assays reveal the child has hexosaminidase A का deficiency. What is the most likely diagnosis? तो हेक्सोसामिनिडेज A का डेफिशिएंसी से हमें पता चल गया, चेरी रेड स्पॉट्स और न्यूरोडिजनरेशन से हमें ये पता चल गया दैट दिस इज टे-सैक्स डिजीज़, है ना। हमने याद किया है दैट टे-सैक्स डिजीज़ जो होता है दैट हैज़ हेक्सोसामिनिडेज A का डेफिशिएंसी, बट इसमें हमें टे-सैक्स डिजीज़ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सो व्हाट इज़ द ऑप्शन? GM1 गैंग्लोसाइडोसिस और GM2 गैंग्लोसाइडोसिस। नीमन-पिक और गाउचर तो है ही नहीं। सो GM2 गैंग्लोसाइडोसिस इज़ योर टे-सैक्स डिजीज़, ठीक है। तो ये जो हमारे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं, दीज आर रियली हाई यील्ड फॉर योर नीट PG एग्जाम। द एंजाइम इन्वॉल्व, द टाइप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यू गेट, दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट। सो ये जो हमारा फ्लो चार्ट है, यहाँ पे हमें ऑल द लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स ये हमें विजिबल है। यू सी दैट GM2 गैंग्लियोसाइडोज जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू GM3 एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। इसके लिए जो एंजाइम हमें GM2 से GM3 कन्वर्ट करने के लिए चाहिए दैट इज़ हेक्सोसामिनिडेज A, है ना। तो अगर ये हमारा डेफिशिएंट है देन यू गेट टे-सैक्स डिजीज़ एंड यू गेट एक्यूमुलेशन ऑफ GM2 गैंग्लियोसाइड, जिससे हमें पता चला दैट दिस इज़ अ GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस। देन यू हैव ग्लूकोसेरिब्रोसाइड से कन्वर्जन टू सेरेमाइड वेयर यू नीड ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम विच इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज गॉशर्स डिजीज़, ठीक है। सिमिलरली यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज A इन फेब्रीज डिजीज़, you have deficiency of aryl sulfatase A in metachromatic leukodystrophy, you have deficiency of galactocerebrosidase in Krabs disease and you have deficiency of sphingomyelinase in Niemann-Pick disease, ठीक है। तो ये हमें बाय हार्ट याद रखने हैं, ऑल द लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, ऑल द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व हियर एंड व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हियर। तो ये जो हमारे लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स हैं इनके अंदर कुछ एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। दीज आर द की वर्ड्स विच इफ़ यू फाइंड इन योर एग्जाम यू कैन ईजिली रूल आउट और रूल इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। जैसे अगर हम हिपैटोस्प्लीनोमेगेली या ऑर्गेनोमेगेली की बात करते हैं तो अगर ये प्रेजेंट है तो इधर इट कैन बी नीमन-पिक डिजीज़ और इट कैन बी गाउचर्स डिजीज़। तो हम हिपैटोस्प्लीनोमेगेली के साथ नीमन-पिक या फिर गाउचर्स की तरफ जाएंगे, नॉट टुवर्ड्स टे-सैक्स डिजीज़, ठीक है। एंड इफ़ द चाइल्ड हैज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो हम क्रैब्स और फेब्री, तो P जो होता है इसको अगर आप उल्टा करोगे तो इट वुड बिकम B and you have the B वाली diseases here, that is your Krabs disease and Fabry's disease। peripheral neuropathy में B वाली disease याद रखने हैं, ठीक है। then you have cherry red spot। cherry red spot अगर किसी को है then it can either be Tay-Sachs disease or it can be Niemann-Pick disease। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे Tay-Sachs और Niemann-Pick में? जैसे हमने पढ़ा हिपैटोस्प्लीनोमेगेली किस में दिखाई देगी? Niemann-Pick डिजीज़ के अंदर हमें हिपैटोस्प्लीनोमेगेली दिखेगी।
Tay Sachs disease में you will not get hepatosplenomegaly. So these are the keywords जो आपको याद रखना है. Lysosomal storage disorders, they are a high yield question. इनको कभी भी मिस नहीं करना है. You have to remember all the enzymes and you have to remember these clinical features also. So the next question is, in the image given you can see the different VVMs, that is vaccine vial monitors. You have to analyze the images and decide which of the vials can be used for vaccination at your clinic. तो different vials हमें दिए हैं 1, 2, 3 and 4. इससे हमें देख के पता लगाना है which vials can be used. तो VVMs के बारे में हमें पता है that vaccine vial monitors जो होते हैं ये हमारा हीट डैमेज जो हुआ है वाइल्स को, जो हमारा हीट डैमेज वाइल्स को है वो डिटेक्ट करते हैं. वैक्सीन वाइल मॉनिटर या वीवीएम में यू हैव अ इनर स्क्वायर एंड यू हैव अ आउटर सर्कल. Normally to start with, this outer circle is dark in color and this inner square it is lighter in color. और जैसे जैसे heat damage होता है and the vaccine is not suitable to use, this inner square it changes color and either it can be similar to the outer circle or it can be darker than the outer circle, and if it is darker or similar to color in the outer circle you cannot use those vials. ये VVMs जो होते हैं ये हमारे टॉप पे भी हो सकते हैं और ये हमारे वाइल के ऊपर भी हो सकते हैं एंड दिस डिपेंड्स वेदर ये मल्टी डोज वाइल है या सिंगल डोज वाइल है. तो सिंगल डोज वाइल के अंदर ऑब्वियसली ये टॉप पर होंगे सो दैट यू कैन नॉट री यूज़ इट, और अगर रीयूजेबल वाइल है मल्टीपल डोज वाइल्स है तो हमारे यहाँ पर लेबल के ऊपर यू विल सी VVM इजीली. तो अगर VVM डार्कर है और सिमिलर टू कलर है यू कैन नॉट यूज़. तो 3 और 4 को वी कैन नॉट यूज़. वी विल यूज़ द 1 and 2 फॉर वैक्सीनेशन. सो द आंसर वुड बी 1 और 2. दैट इज़ योर A ऑप्शन. ठीक है. देन so this is the last question for today. You have been asked the number of vessels in a normal umbilical cord. तो एक umbilical cord में total number of vessels you have been asked, not arteries, not veins. total number of vessels तो 3 होती हैं. इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पर in this normal umbilical cord you have 3 blood vessels. ठीक है, 3 vessels होती हैं जिसमें से you have 2 umbilical arteries. These are the 2 arteries and this is 1 umbilical vein here, है ना. तो व से vein, व से 1. तो इस तरीके से याद रखो 1 umbilical vein होती है, ठीक है, और 2 umbilical arteries होती हैं. इससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे. सो नंबर ऑफ वेसल्स ये होती है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. In this video we discussed the questions which were asked in the recent NEET PG 2025 from pediatrics. इस पूरी वीडियो से we saw that evaluation of congenital hypothyroidism is high yield and really important. DK is an upcoming topic which has been asked. इसके अलावा you have been asked multiple times about the lysosomal storage disorders and other storage disorders as well. So you have to be well versed about these topics as well. Thank you so much. That's all for today. We would be coming up in a few days with a similar video on NEET PG pediatric questions from 2024, and we would be doing a similar video for other year examination papers as well. Thank you so much. Till then, keep reading, keep revising, and all the best for your exams. Thank you so much.